नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप बीएनएम टीवी पर मेरे साथ आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज उसी मुद्दे को उठाएंगे जिस पर पूरा देश बात कर रहा है, जस्टिस फॉर अतुल। एक नौजवान जो एक होनहार नौजवान है, उसे एक वीडियो बनाना पड़ता है, 1 डेढ़ घंटे का वो वीडियो बनाता है, वो 26 पेज की सुसाइड नोट लिखता है और उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, समाज पर सवाल उठाता है और पंखे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। भारत देश के लिए इससे बड़ी कमनसीबी और क्या हो सकती है कि एक होनहार युवा को, देश को इस कदर गवा देना पड़े। एक छोटा सा रिपोर्ट इस पर देख लेते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों को हमने हमारे साथ जोड़ा है और उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप की बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरा बच्चा को टॉर्चर करना भी एक हत्या है। यही मानते कि कानून व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि नौजवान भले ही बेंगलोर का था, लेकिन ये किसी भी परिवार का हो सकता है। किसी भी परिवार को, किसी भी परिवार के बेटे को, बेटी को, बहू को इस तरह अगर जान गंवानी पड़ती है तो समाज और कानून पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक पीड़ित पिता ने कहा कि टॉर्चर करना भी एक हत्या है और जिस तरह पत्नी ने एक पति को टॉर्चर किया, इतना उसे मजबूर कर दिया, 4 साल से बेटे से अलग कर दिया और इसीलिए इस नौजवान को आखिर में इतना ही समझ में आया कि उसे कानून से भी कोई सहायता नहीं मिलने वाली है और उसने सुसाइड कमिट किया, जो लाखों रुपए कमाता था। इतना होनहार बेटा जब एक परिवार गवा देता है तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती है। आज इस मुद्दे पर बहुत संजीदा मुद्दा है और इसलिए आज चर्चा के लिए हमने कुछ खास मेहमानों को हमारे साथ जोड़ा है। उनसे आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के सदस्य प्रोफेसर इरफान अहमद जुड़े हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट अवधूत विश्वनाथ सुमंत जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और हमारे साथ अहमदाबाद से सोशल वर्कर रुझान खंभाता जी जुड़ी है। रुझान जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तीनों मेहमानों की 2-2 मिनट की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगी और फिर सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अतुल सुभाष, ये मामला एक सामने आया है। मुझे लग रहा है देश में ऐसे कई सारे किस्से बनते रहते हैं जो बहुत ज्यादा उजागर नहीं भी होते हैं। महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी बहुत बड़े पैमाने पर देश में हो रहा है और इसीलिए आज ये मुद्दा है, जोरों शोरों से उठ रहा है कि क्या पुरुषों के लिए कोई अलग से अब कानून बनाने पड़ेंगे। देश बदलने तो हम चले थे, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने चले थे, लेकिन महिलाएं अब इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं। इरफान जी, पहले 2-2 मिनट की प्रतिक्रिया सभी मेहमान से ले लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इस दुखद और ऐसी घटनाओं से? आप तो रोजाना कहीं ना कहीं रूबरू होते होंगे। जी जी बिल्कुल। देखें, सच्चाई के लिए आप लोग आ रहे हैं और एक आम नागरिक को आपने बुलाया है। मैं किसी एनजीओ में फुल टाइम कार्यकर्ता नहीं हूँ, देश का आम नागरिक हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ। पहले तो कहूँ कि सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। ये हमारे अतुल मामले में क्या क्या गलतियां हुई हैं देखा जाए। सबसे पहले, जैसे इन्होंने अभी वीडियो में कहा कि इतने सारे हमारे सबूत हैं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, अब शायद हमारे सबूतों को स्वीकार कर लिया जाए। मैम, यही सच्चाई है। जब लड़कों पे केस किया जाता है, चाहे कोई भी केस हो, उसके खिलाफ दहेज का केस हो, उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो, उसके खिलाफ मारपीट का केस हो, लड़के की
लड़की का एक सबूत नहीं लिया जाता। पुलिस जो भी सबूत लड़कियों से पाती है उसको कचरे के डब्बे में फेंक देती है। चार्जशीट में, आरोप पत्र में लड़कों का कोई सबूत नहीं दिखता है। आरोप पत्र में जो भी मटेरियल होता है उसी मटेरियल पे क्वाश का पिटीशन लगता है हाई कोर्ट में। लड़कों का कोई सबूत रहता ही नहीं है। लड़के हाई कोर्ट में अपना सबूत नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो जांच का विषय नहीं रहा है। सबसे पहली विडंबना तो ये है मैम। दूसरी ये कि इसमें हमारा भाई कह रहा है, और सबसे पहले ये कह दूं कि ये पुरुषों महिलाओं की आपस की लड़ाई नहीं है, ये पूरा देश एक परिवार है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारा देश भी एक कुटुंब है। इसलिए यहाँ पे भाई बहनों की लड़ाई है जो नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे हमारा जो भाई है कह रहा है कि 40 बार कोर्ट कचहरी गया, अब बताएं कहाँ बंगलोर और कहाँ यूपी का वो छोटा सा शहर, ये ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई? हर चीज ऑनलाइन, अभी हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो ये ऑनलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लिखता रहता है कोर्ट को कि भाई ऑनलाइन प्रक्रिया कराओ, लेकिन वो इतना करके इतिश्री कर देता है क्योंकि इसमें वकीलों की मिली भगत है, वकील एसोसिएशन की मिली भगत है। बहुत कोर्ट भी नहीं चाहता है कि ऑनलाइन चीजें की जाए। ऑनलाइन चीजें की जाएंगी तो सस्ता पड़ेगा, है ना, वहाँ बहुत सारे वकील उसमें कमा नहीं पाएंगे और जो बहुत सारे जज लोग हैं उनकी जो एक हेकड़ी रहती है वो कम हो जाएगी। ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता था? ये 40 बार क्यों भाग दौड़ करेगा एक मामूली से केस में? क्या कोई हत्या का केस था? उसी पे एक और बात याद आई, उस पे हत्या का केस 302 का केस जरूर लगाया गया था। मैं ये कहता हूँ जब वो 10 साल से बीमार था उसके तमाम मेडिकल कागज इसने लगाए होंगे, पुलिस को दिए होंगे, पुलिस ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा। और आखिरकार बहस के दौरान ये चीज निकल के आई कि 10 साल से उसके पिता, लड़की के पिता बीमार थे, हार्ट की बीमारी से वो मरे हैं, तो फिर इसके ऊपर दफा 302 क्यों लगाई गई? आखिर जब 300 दफा 302 मर्डर का केस हटाया गया तो लड़की के परिवार को सजा क्यों नहीं दी गई? फिर वो किस हिसाब से वहां पे विक्टिम है? जब उसने झूठा केस लगाया है मर्डर का, इतना बड़ा केस है, वो बेचारा शरीफ लड़का, पढ़ने निकले वाला, गोल्ड मेडलिस्ट, थ्रू आउट टॉपर, बिहार का लड़का, तभी तो इतने अच्छे जॉब में था, एमएनसी में जाकर के काम कर रहा है, वो क्या मर्डर कर देगा? और जब एक इज्जतदार सम्मानित व्यक्ति पे इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है, वो किस हिसाब से अपनी पत्नी को चाहेगा कि उसे पैसे दे? ये क्या है? और जब वो केस हटाया गया तो लड़की वालों को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको ट्रायल उनका क्यों नहीं किया गया? ये एक दूसरा मुद्दा है मैम। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि उसने कहा है कि लड़की के लिखित बयान नहीं लिए गए कि कितना कमाती है। ये कोर्ट में प्रपंच खूब चलता है, लड़की वालों के बयान नहीं लिए जाते हैं, इसलिए कि लड़की जो है झूठा लिखी रहती है। जब वो लिखित दे देगी तो लड़का क्या करेगा? फर्जरी का केस लगाएगा। फर्जरी के केस की सुनवाई कोर्ट करना नहीं चाहेगी, इसलिए सबको कमाना खाना है। इसमें तो मैम वकील क्या करते हैं, जो छोटे वकील है ना, पैसे की बात ही नहीं करते हैं। लड़की पहुंच जाएगा, साहब पति के खिलाफ केस करना है, उसको समोसा चाय खिलाते हैं, कहते हैं भैया हम तुम्हारा केस में पैसा तुम्हें दिलाएंगे, लाखों रुपए दिलाएंगे, 50-50 करेंगे, ये हिसाब चलता है मैम। और ऐसी बातें बोलने वाला आपको लाइफ कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देश का आम नागरिक हूँ, मैंने लॉ की किताबें भी पढ़ी हैं, एक एक दफा मैं बता सकता हूँ। और जो हमारे मेंबर हैं ग्रुप के, उनके बारे में भी हम लोग रोजाना देखते आते हैं। मैं हाल की बात बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप का एक बहुत ही सम्मानित सदस्य है, गवर्नमेंट सर्विस में है। उसने जब शादी की 10 मेहमान लेकर के गया शादी में, मेहमान हमारे साथ है और मेहमान है, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी मैम बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ अवधूत सुमन जी जुड़े हुए हैं। अवधूत जी, आपके पास आती हूँ। न्याय प्रणालिका पर बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि न्याय प्रणालिका इतनी धीमी है कि यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, ये जो आपका आज का विषय है, उस विषय के मूल को समझना चाहिए। ये लिंग भेद को जाति भेद समझने की जो मानसिकता इस देश में खड़ी हो गई है ना, उसको समझना चाहिए। ये वुमन वर्सेस मैन एंड मैन वर्सेस वुमन, ये जो मानसिकता है ना, इसको ही कहीं पे करेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आज आपने सवाल ऐसा पूछा कि अतुल को इंसाफ कैसे मिलेगा, तो मैट्रिमोनियल रिलेशन में एक स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग और संबंध निर्माण करना, ये किसी अच्छे और समर्थ समाज के निर्मित का साधन है। तो ये समझ लेना चाहिए कि विवाह ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह ये कोई संबंधों की निर्मित नहीं है, विवाह एक समाज की निर्मित का बहुत समर्थ साधन है। और आज इस देश में जो
व्यवस्था हो गई है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों लिंग भेद के बदले जाति भेद समझा गया है। इसको घरों से लेके स्कूलों तक और यूनिवर्सिटी से लेके क्लबों तक सभी जगह पे एक कम्युनिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट क्लासेस, दे आर द people who are brought together to be a combination and not competitors। यदि इस चीज को हम साफ समझ लें तो ये मूलभूत जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने का एक अपने पास अच्छा रास्ता मिल सकता है। अभी रही बात अन्यायों की, तो मैं इस चीज को स्वीकारता हूं कि आप प्रो लेबर जजमेंट ऐसा वकील लोग बोलते हैं, प्रो टेनेंट जजमेंट ऐसा वकील लोग बोलते हैं। तो ये जो प्रो टेनेंट, प्रो लेबर, प्रो वाइफ, इसका मतलब ये हो गया कि लॉ का उपयोग कहीं कुछ वजह से, जिसकी वजह सामाजिक समरसता का अभाव, स्त्रियों के लिए सामान्य रूप से सद्भावना या तो एक सहानुभूति, इसकी वजह से उपस्थित लॉ के, एग्जिस्टिंग लॉ के अनुचित दुरुपयोग की परिस्थिति निर्माण होती है। तो मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि लॉ की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति को यदि देखा जाए तो लॉ के प्रोविजन में अपैरेंटली कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, मगर लॉ का उपयोग और एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग जो है, वो फिर वकील हो, जजेस हो, कोई भी हो, उनको यदि स्त्री के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए यदि सहानुभूति है तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति का उस लॉ का इंटरप्रिटेशन, अर्थघटन में झुकाव आपको ऐसा प्रतीत करता है कि इस लॉ में झुकाव है, क्योंकि लॉ में कोई झुकाव नहीं है। लॉ तो बहुत स्पष्ट है, मगर उसका झुकाव दिखता है क्योंकि जब व्यक्ति के हाथ में उसका उपयोग या अमल, एडमिनिस्ट्रेशन जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से ऐसा होना नेचुरल है। और आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 70, 75, 80 के दायरे में जो जजमेंट्स आते थे वो प्रो लेबर, प्रो एम्प्लॉय, तो उसमें ऐसा कहा जाता था कि भाई ये सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा के जजमेंट है। मैं ऐसा मानता हूं कि लॉ में कोई विचारधारा का स्थान नहीं है, लॉ में एक ही विचारधारा होनी चाहिए और वो है निष्पक्षता। मगर हुआ ऐसे कई साल तक स्त्रियों का और स्त्रियों के अस्तित्व का संबंध समाज में कहीं पे सम्माननीय नहीं रहा। इसकी वजह से इस परिस्थिति को रेगुलेट करने के लिए ऐसे कुछ लॉ बनाए गए, जैसे एक उदाहरण ले तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें लिखा है कि पति को उनके खुद के घर के बाहर, आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम रखा जाएगा। अभी सोचिए, मैंने घर बनाया है मेरे लिए, न करे नारायण किसी पत्नी के पति के बीच झगड़ा हो गया तो पति को उस घर से बाहर निकाले जाने की प्रोविजन भी रखी गई है। आप उसको देखेंगे तो वो अत्याचारी लगती है, मगर मैंने जैसे बताया कि लॉ का अस्तित्व समाज की परिस्थिति जैसे बदलती है, उस वर्तमान परिस्थिति को संचालित करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकृति दी गई है। तो आप मेरे को कहिए, क्या लिव इन रिलेशनशिप का अस्तित्व 40, 1940, 50, 60, 70, 80 में था क्या? तो समाज बदला, समाज में लिव इन रिलेशनशिप का एक नया संकल्पना को स्वीकृत किया गया, तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बना गया। वैसे ही इस समाज में स्त्रियों का सम्मान और आदर कहीं पे समाज ने ही कुछ हद से उसको कम कर दिया, इसीलिए स्वाभाविक है कोई लीगल मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ा। मैं आपको उदाहरण दे दूं तो इस देश की परंपरा रही है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही शरीर में बताए गए हैं, अर्धनारी नटेश्वर। आधी पार्वती माँ होती है, आधे महादेव जी होते हैं, तो दोनों का सह अस्तित्व इस देश के संस्कृति को सम्मानित रूप से स्वीकृत है। वो कहाँ गया, उसको ढूंढना चाहिए। तो ये जो है सुभाष जी का देहांत हो जाना, ये तो मेरे हाथ में ऊपर यदि स्किन डिसीज हो गया तो उसको रिपेयर करने की चीज है। हमारी बहू बेटियां, हमारे लड़कों को बताने की जरूरत है कि तुम्हारा लग्न जब किसी स्त्री से होता है, वो लग्न तुम्हारा दोनों का नहीं होता, एक समाज की निर्मित के लिए किया गया साधन है। उस संस्कार को उजागर करने की जरूरत है। जी जी,
यानी आप कह रहे हैं कि कानून तो बहुत सारे बनाए गए हैं और कानून पुरुष और स्त्री सभी के लिए एक समान कहीं ना कहीं बनाए गए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। रुझान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो समाज से सीधी सीधी जुड़ती हैं, लोगों से जुड़ती हैं। रुझान जी, इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत दुखद मामला है, लेकिन समाज इससे बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर सकता। ये समाज में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो लड़त है, हमारी जो संस्था लड़त कर रही है, मैं जो लड़त कर रही हूँ, वो स्त्री पुरुष की लड़त नहीं है, हमारी अच्छाई और बुराई की लड़त है। मैं ये लेके नहीं बैठती हूँ कि ये स्त्री है तो सही होगी और ये पुरुष है तो गलत है, मैं नहीं लेके बैठती हूँ। डेटा मैं अभी आपसे दूंगी तो आपसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में, सच्चाई क्या है देश में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज अ सोसाइटी हम लोग फेल किए हैं। एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड ह्यूमैनिटी, हमने फेल गए हम लोग। हम ऐसे बड़ी धड़सक सनातन धर्म की बात करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वी हैव फेल्ड। दूसरी बात, तीसरी, एज अ कंट्री ऑल्सो वी हैव फेल्ड। हम हमारे कंट्री के, यानी मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, कि वी हैव फेल्ड। अगर आप मणिपुर में देखो तो ये कठुआ में देखो, रेप केसेस, अगर हर 15 मिनट में, सुन लो आप लोग, हर 15 मिनट में एक बेटी रेप होती है, एक लड़की रेप होती है। कन्विक्शन रेट बता दूं, लॉयर सर लोग बैठे हैं, 100 में से खाली 25% का 20 नहीं 19 या 20% कन्विक्शन है। यानी जब केस तो चलेंगे, लाखों हजारों लाखों केस चलेंगे, लेकिन जो कन्विक्शन होगा, 100 का जजमेंट आएगा तो उसमें से खाली 20 या 25% को वो घोषित किया जाएगा कि भाई ये अपराधी है, बाकी छूट जाएंगे। ये हालत है हमारे देश की सर। अब और मैं डेटा बाद में दूंगी, अब ये पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रही हूँ। केस में ये जो भाई, सच्ची बोलूं, कुछ भी हो जाए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हर आदमी ये सोच लेगा, कि हर औरत ये सोच लेगी, क्योंकि अभी जो डेटा है, अगर मेरे पास आज की तारीख में 4 लाख केस, 4 लाख का डेटा है, जो अगेंस्ट वुमेन वाला डेटा बोल रही हूँ, खाली वुमेन वाला। अपने देश में 4 एनसीआरबी का 2021 का डेटा दे रही हूँ, ये मुझे लेटेस्ट मिला इसलिए मैं यही दे रही हूँ, उसके बाद नहीं मिल रहा है। 2021 में 4,28,000 केस ऑफ स्पाउसल वायलेंस, जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल एब्यूज सब आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है, और ये डेटा है जो नोंद हुआ है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। वो बता रहे कि 87% तो केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो ये हालत है मेरे देश की कि 4 लाख ऊपर से लोग सेक्सुअली, तो खाली बहनों की बात कर रही हूँ, भाइयों का डेटा नहीं है, क्योंकि भाइयों के केस में ये बताया नहीं गया है, अलग नहीं किया गया। इसलिए आज तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करूंगी आपकी उसके थ्रू कि भाई एक वो आप, मैं जैसे ये सर तो एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ से कुछ नहीं होता है। एक ऐसे जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, ऐसे नेशनल कमीशन ऑफ मेन करो, मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं सुसाइड देखूंगी, फैमिली सुसाइड देखूंगी, तो मेरे पास ये फैमिली सुसाइड के डेटा है कि फैमिली केसेस में बहने के सुसाइड ज्यादा होते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि लेट अस हैव सम डेटा। जब तक सही डेटा हमारे पास नहीं होगा, बहनों का डेटा तो मेरे पास बहुत है, भाइयों का डेटा नहीं है, क्योंकि वो मिक्स हो जा रहा है, लेकिन उतना निकलेगा नहीं। ये भी मैं आज बता दूं, ये जो हुआ है गलत हुआ है, सही है, लेकिन जो अगर आप लोग यही ढोल पिटोल करो कि न्याय करे, लॉ गलत, लॉ मिसयूज हो रहा है, तो नहीं, लॉ मिसयूज कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी जब बहनें डोमेस्टिक वायलेंस में लॉयर के पास जाती है, तो लॉयर सामने से सिखाता है, फिट कर देंगे, चिंता मत करो, फिट कर देंगे। वो बेचारी, वो क्या कहते हैं, वो मदर इन लॉ बेचारी अपाइज हो, हॉस्पिटल में हो, वहां प्रेजेंट नहीं, तो भी वो लॉयर उकसाएगा वो बेचारी लड़की को, फिट कर देंगे। अब बेचारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसका माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं है, परेशान है वो लोग, तो वो मुंडी लाते रहेंगे। तो लॉयर लोग अपनी हाथड़ियां चलाने के लिए, अपने बीएमडब्ल्यू के लिए, अपने घोड़े गाड़ियों के लिए, अपने शौकों के लिए, अपने वो क्या कहते हैं बिजनेस क्लास टिकटों के लिए मिसयूज करते लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट परेशान हो गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने से कहा कि भाई माफ करो हमको, ये लॉ जो अच्छा था 498 डोमेस्टिक वायलेंस बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके इट हैड लॉट ऑफ टीथ। वो क्या कहते हैं विदाउट, वो भी क्या कहते हैं उसको जेल में रख सकते थे। फिर वो बिगाड़ के ये लॉयरों ने, सॉरी लॉयर लोग बुरा मत मानना, मेरे हमेशा नफरत है इस चीज से कि इन्होंने अपने अपने खुद के फायदे के लिए लॉ की पथारी घुमा दी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब जुडिशरी की बात कर लो मैडम, ये बात सत्य है, क्योंकि मेरे पास आप ये एक केस लाओगे, क्योंकि ये भाई ने, मैंने कहा ना कि मैं तो बहुत गलत हुआ है, और मैं ये भाई के साथ, उसके फैमिली के साथ, उनको न्याय मिले मैं खड़ी हूँ, लेकिन उसके सामने मेरी दूसरी 25 बहन मैं खड़ी करना चाहती हूँ कि जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है,
वो बेचारे अपने छोटे बच्चे को, उसको तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, बेचारी घर काम करके छोटे बच्चे को पाल रही, उसको एलिमोनी नहीं मिल रही है मैडम। उसके सामने एक और एग्जांपल दे दूं, अगर आप लोग बोलते हो तो हाईकोर्ट ने अभी ये मार्च 27 का केस है कि 3 करोड़ का डोमेस्टिक वायलेंस का कंपेंसेशन, 3 करोड़ का हाईकोर्ट ने स्टॉप करवा दिया। हाईकोर्ट ने बोला नहीं, ये स्टॉप करो, यानी हमारे पास लीगल रेमेडीज है। इसलिए मैंने कहा कि सुसाइड इज नॉट द वे। हाँ, परेशान होंगे, ये सब टूटेंगे, मैं अग्री करती हूँ मैडम, आई 100% अग्री। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, फिर भी हमारी बहनें हिम्मत करके, हम बहनों को हिम्मत देते हैं, आपके जैसी संस्थाएं हिम्मत देती है कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लॉयर भी मिलते हैं तो फ्री में लड़ते हैं, वो भी मैं मना नहीं करूंगी मैडम। हाँ, वो 5-10 अच्छे लॉयर मिलते हैं, बाकी 80-90 वो BMW वाले मिलते हैं, वो अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है कि दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू मैडम कि अच्छा हुआ यानी इन टर्म्स ऑफ कि आज हम लोग ये एंगल से सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी भाई लोग हैं मैडम जिन्होंने मेरे साथ बताया है कि भाई हमारे बच्चों का पॉक्सको में रेप या क्या कुछ डालते हैं, बेचारे ऐसे सिखाते हैं, ऐसे लॉयर लोग सिखाते हैं वो लड़कियों को कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे बच्चे का बोलो कि तुम्हारे पति ने उसको अड़ा था। अरे ये तो कोई बात है, बेचारे फादर पे तुम ऐसा करोगे? ऐसे भी मेरे पास केसेस है मैडम। इसलिए मेरी भी सठिया जाती हूँ कि ये बुद्धि कौन देता है बहनों को, कहाँ से बुद्धि आती है बहनों को? पढ़ी लिखी बुद्धियों बहनें भी ये, और कई बहनें ना कहती कि नहीं मैं सत्या पे लड़ूंगी वरना मुझे, अगर बहन आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एलिमनी नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको ये होगा, आपको ऐसा करके डराते बेचारी बहनों को। सर ऐसे मैंने देखे है केसेस। इसलिए कहने का पर्पज, और ये अच्छा हाईकोर्ट और उसमें फ्री लॉयर मिलते हैं, ये भी मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाईकोर्ट में फ्री लॉयर मिलता है। अब क्वालिटी ऑफ लॉयर तो देख लो, कैसे फ्री लॉयर देते बेचारी बहनों को, कैसे बेचारी, क्योंकि जो फ्री होता है वो तो भगवान भरोसे काम करता है। आप जानते हो कोई काम में तथस्या ही नहीं होता है, वही बहनों को डराता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम ऐसा फिट करेंगे। और फिर बुरा मत मानना, हाथ जोड़ लेती हूँ लॉयरों के लिए, लेकिन फिर यही लॉयर सामने वाले के साथ बैठ जाएगा कि मैं तेरी सेटिंग करा देता हूँ, मैं कॉम्प्रो करा देता हूँ, फिर बहन को बोलेगा कि कुछ नहीं, आप कॉम्प्रो मिल लो, जो कर लो, मिल लो ले लो। यानी आप देखो मैडम कितनी गंदगी है, गंदगी की तो कोई हद नहीं है मैडम। तो एज अ सोसाइटी, इसीलिए मैंने कहा कि एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड। अगर मणिपुर में मेरी कोई बहन को नंगा करके परेड किया जाता है, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो वी हैव फेल्ड। गिरना नहीं चाहिए हमें अपने आप को कि हम बड़े अपने आप को धर्म बोलते, धर्म बताना, देश बताना है। अरे मेरी बहनों को और भाइयों को बचा लो, बहुत है, हमें धर्म देश तो भगवान ही बचा लेगा, कोई टेंशन मत करो, तुम हमारी बहनों भाइयों को बचाओ। जी मैडम। बिल्कुल मैम, आप बात कर रहे हैं तो भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक हो उसका दिल दहल जाए, उस तरीके की घटनाएं हमारे देश में घटती रहती है और अक्सर घटती रहती है, और हम सिर्फ चर्चा पर चर्चा कर इसको बंद कर देंगे। अतुल सुभाष के नाम पर आज बात जरूर हो रही है, लेकिन कितने दिन बात होगी? कोई और झुंझुना, कोई और मुद्दे का झुंझुना हमें पकड़ा दिया जाएगा और हम अतुल को भूल जाएंगे। आज जब बात निकली है तब बात जरूर होनी चाहिए। ये जो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन है वो यही कोशिश करता है कि परिवार टूट रहे हैं। इरफान जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे मामले आते होंगे जहां परिवार टूट जी मैम, रहे हैं, उसमें जिम्मेदार समाज है, परिवार मैम है, शायद वकील भी मैं है, बहुत कुछ। जी जी मैम, एक हाल का मामला आपको बताऊं, दिल्ली का है। लड़का 10 मेहमान लेकर के गया शादी करने, और शादी में डाउरी प्रोहिबिशन रूल 1985 के तहत गिफ्ट डिक्लेरेशन भी सरेआम सरेशाम साइन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के अलावा दोनों पक्षों के पड़ोसियों ने भी साइन किया। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई। लड़की स्लम की रहने वाली है, एक चवन्नी लड़के ने लिया नहीं, और लड़की 5 दिन में अपने पड़ोसी के चक्कर में पति को हनीमून से छोड़ के भाग गई, और लाख बुलाने के बाद भी 50 लाख दहेज का केस उसके ऊपर कर दिया, साथ में नेचुरल सेक्स का केस कर दिया। और क्या क्या केसेस किए जाते हैं मैम, ऐसे बताया जाता है केस देखे, और बिना सबूत के मैम FIR हो जाए बिना सबूत के, बहुत बढ़िया है। आरोप पत्र बिना सबूत के कैसे दाखिल हो जाते हैं? आपको बता दूं, महिलाओं के केस में एक सबूत नहीं चाहिए, बिना सबूत के आरोप पत्र दाखिल होते हैं, बिना सबूत के। और देखे मैम, अब बताए, लोग कहते हैं कि लड़के दहेज लेते, इस लड़के ने दहेज लिया नहीं, उल्टा पैसे दे के शादी की, वीडियोग्राफी कराई, उसके पास डाउरी प्रोहिबिशन रूल का नोटराइज डॉक्यूमेंट भी है। फिर भी पुलिस क्या कहती है? कहती है भैया हम कुछ नहीं कर सकते, महिलाओं का केस है, महिलाओं की NGO है, कोई
घटना हो जाएगी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भाई तुम हमें कुछ पैसे वैसे दे दो, तुम्हारे रिश्तेदारों का नाम हटा देंगे, बाकी चार्जशीट करनी होगी, जो करना है तुम कोर्ट में कर लेना। जब वो कोर्ट में जाता है वहां भी मैम उससे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह सेटिंग होती है। मीडिएशन के लोग बात करते हैं इनकी मीडिएशन कराओ, पंचायत कराओ, समझौता कराओ। जो मीडिएशन में वहां पे एनजीओ वाले होते हैं, जो मीडिएशन में वहां पे वकील होते हैं, वो भी धंधा पानी के लिए पड़े रहते हैं। मैम उनको लगता है कि लड़कों के पास खूब पैसा है, यही कमा रहे हैं, तो सब लूटने के चक्कर में रहते हैं, कोई मीडिएशन के चक्कर में नहीं है। अब मैम ये बताएं ये कहाँ का न्याय है? आप एफआईआर करो, बिना सबूत के करो, बिना सबूत के ही चार्जशीट भी दाखिल हो जाती है, और घर से एक एक बंदे को दो दो ये बेलर ले जाना होता है। कहाँ से लाएगा दो दो बेलर? फिर जब ये जहाँ सबूत नहीं है, जहाँ कोई मारपीट का निशान नहीं है, वहां पे आप बेलर की प्रक्रिया ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ऐप बना हुआ है, कोर्ट का एक ऐप बना है जिसमें तारीख का पता चल जाता है, तो उस ऐप में जब जज महोदया छुट्टी पे है, तो या तो किसी और को फाइल पकड़ाए या फिर लिख दे कि भैया अगली डेट को आना। ये कौन सी हैकड़ी है कि बुला लिया बंगलोर से कोर्ट में, और फिर जो है पता चला कि कोर्ट पे छुट्टी है, कोर्ट में कॉन्डोलेंस है, कोर्ट में ये है वो है। वो मैम ये धक्के खिलाए जाते हैं। कोर्ट को भी पता है कि बिना सबूत के केस दाखिल हुआ है, कोई फैसला नहीं हो पाएगा, इसलिए कोर्ट प्रेशर बनाती है, लड़के को इतना दौड़ाती है कि वो मुंह मांगा पैसा लड़की को दे दे, कोर्ट का पिंड छूटे और एक केस जो है रजिस्टर से कम हो जाए। चलिए अवधूत जी हमारे साथ है। सर भले ही आप कह रहे हैं कि कानून बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जुडिशियरी जो सिस्टम है वो हमेशा ही कटघरे में भारत की खड़ी रहती है और शायद रहा करेगी जब तक मामले जल्दी नहीं सुलझेंगे। अगर एक फैमिली मामला है जो बहुत ही क्लियर है कि दोनों पति पत्नी की नहीं बन रही है, उसमें भी फिर एक क्लॉज आता है, दूसरा क्लॉज आता है, केस लंबा चल जाता है, मानसिक बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं क्योंकि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है। सर कैसे समाधान निकलेगा इसका? अवधूत जी। जी ऐसा है कि रुझान जी को सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वकालत छोड़ देनी चाहिए, और इरफान जी को सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी लीगल सिस्टम टूट के चकनाचूर हो गई। मैं दो चीज बता देना चाहता हूँ। ये इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था नहीं है। तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से देखे जाए तो जो ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को अपना राज चलाने के लिए चुना और बनाया, उसी सिस्टम को हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम को गालियां देना, उसका मतलब जिन लोगों ने इस सिस्टम को स्वीकारा और इस सिस्टम को चलाया उनकी टीका करनी चाहिए। क्योंकि यदि न्याय देने की कोई पद्धति सिस्टम अपने पास नहीं है तो जो था वो हमने कॉपी कर दिया। जैसे हम अंग्रेजी में बात करते हैं, मैं ये काला कोट पहन के बैठा हूँ, ये अंग्रेजी बोलने से, काला कोट पहनने से मैं विद्वान हूँ, ऐसा एक समाज में गैर समझ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वैसे ही ये ब्रिटिश गिफ्टेड सिस्टम में ऐसा ही चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम अपनी राजसत्ता चलाने के लिए एक टूल, एक साधन के नाते निर्माण किया है। रही बात लीगल सिस्टम की, तो ये एडवर्सरियल जुडिशियल सिस्टम है। वाइफ का वकील है, उसको केस जल्दी चलाने में रस होगा, हस्बैंड का वकील है, उसको केस में विलंब करने में रस होगा। तो ये एडवर्सरियल सिस्टम की वजह से यदि मैं हस्बैंड का वकील हो गया तो मैं डिले करूंगा, यदि मैं वाइफ का वकील होगा तो जल्दी चलाऊंगा। जब तक लॉ की बात है तो मुझे साफ बोलना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है इस समय के अंदर केस को खत्म करके, पूरा करके निर्णय देना चाहिए, ऐसा प्रोविजन है। तो मेरे को माफ करिए, वाहन साधन अच्छा है, उसका उपयोग करने वाले लोग वो सिर्फ वकील या तो सिर्फ जांच या तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को गाली या तो टिका करना अयोग्य है। क्योंकि मैं रुझान जी को एक मुद्दा कहना चाहता हूं कि वकील लोग केस बढ़ाते हैं, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि कोई वकील ने आपको कोई एडवाइस दे दिया, उस एडवाइस को फॉलो करने की सत्य विवेक बुद्धि तो लिटिगेंट वकील ही करता है ना। मैं वकील हूँ, मेरा कॉन्शियंस सो गया है, मैंने कुछ गलत सलाह मशवरा दे दिया जिसकी वजह से या तो स्त्री या तो पुरुष दोनों में से किसी को अन्याय या अनुचित घटना इनको सहन करनी पड़ती। मैंने दिया हुआ एडवाइस आपका कॉन्शियस नहीं काम करता क्या?
किसी वकील ने बोल दिया कि भाई आप लिटिगेशन में हो, आप नौकरी में से रेजिग्नेशन दे दो, कोई स्त्री देगी क्या? तो मेरी बात बहुत साफ है कि घूम फिर के बात वहीं पे आके रुकती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में इन पर्टिकुलर ये अतुल जी का देहावसान हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि इस देश के रामायण महाभारत से ब्रिटिशर्स आए तब तक अनेक ग्रंथ देख लीजिए, आत्महत्या नाम के शब्द का उल्लेख भी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ इस समाज में कि जो लोगों का अपने आप के ऊपर विश्वास टूट गया, तो ये समझने की बात है। अतुल जी के लिए मेरी संवेदना है, मैं ईश्वर को प्रार्थना करूं कि उनके जीवात्मा को अच्छी गति मिले। मगर हमको ऐसा सोचना चाहिए कि लिटिगेशन में जाने से पहले जो फैमिली, कुटुंब के इनर सर्कल्स का डिस्कशन होता है, वो कुटुंब व्यवस्था टूट गई। अपने चाचा, मामा, और मैं नहीं कहता कि कुटुंब कम्युनिटी के जो एल्डरली लोग होते हैं उनको बैठ के उसका उपयोग करना चाहिए। तो 100% लॉ बीइंग एडवर्सरियल सिस्टम वो तो लाइफलेस है। तो उसके पहले कुछ विकल्प अच्छा ढूंढना चाहिए, जिस विकल्प की वजह से हम कुछ अच्छा और सकारात्मक कर सकते। बिल्कुल रुझान जी। जी Mayurika ji, I am being called by the judge. Can you please excuse me for today's debate? I am really sorry. जी 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 रुझान जी को और इरफान जी को मेरा वंदे नमस्ते। ईश्वर करे हम फिर से मिलेंगे। जी 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 नमस्ते। नमस्ते। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सर जी। रुझान जी चलिए बातों को आपकी ओर से आगे बढ़ाते हैं। रुझान जी उन्होंने कहा कि बहुत सारे कानून बने हुए हैं और उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है, समाज जो है कहीं ना कहीं उसे डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जो समाज व्यवस्था है उसे थोड़ा और सुचारू दुरुस्त करने की जरूरत है या कानून व्यवस्था को कुछ और दुरुस्त करने की जरूरत है? मैडम पहले मैं ये इन सर जो बोले वो सुन नहीं पाएंगे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। सबसे पहले हमारा जो कानून बना है ना, ब्रिटिश जो भी नाम बोलो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हमारा कानून रिहेबिलिटेशन का बना है, रिवेंज का नहीं बना है। जैसे दूसरे वो सऊदी कंट्रीज में नहीं तो रिवेंज के भाई नाक काटो, हाथ काटो, पैर काटो। हमारा कानून ऐसा नहीं है। हमारा कानून उसका है कि भाई हम लोग रिहेबिलिट करेंगे, सामने वालों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस फोकस ऑन दैट। दूसरा पॉइंट कभी हमारा नया है, सर तो चले गए, लेकिन भी भारतीय न्याय साहित्य बरोबर है, उसमें हमारे जो होम मिनिस्टर श्री थे ये सब बड़े बोले कि भाई अब हमारा कानून ऐसा वैसा, ढकना पूछना, ब्रिटिश वाला नहीं ये वो। लेकिन पीछे से जब ये यही वकीलों को पूछोगे कि भाई इसमें क्या है ढकना पूछना जो स्पेशल है, बोला कुछ स्पेशल नहीं है। 2 लाइन आगे 2 लाइन पीछे, कुछ स्पेशल नहीं है, ये क्लियरली बोला गया। इसलिए हमने जो आशा रखी थी कि ढकना पूछना वो कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैडम, अब अपने कानून की न्याय की बात करें, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आता है कि क्या होता है, और हमारे पढ़े लिखे तो जैसे कि हम लॉयर के पास जाते हैं, केस बताते हैं, तो लॉयर को अपनी अपनी जो फीस हो जाएगा ये फिर कभी कभी ये भी बोलेंगे भाई जीतने के चांसेस इतने नहीं है, लेकिन हम ये वो पहले ये बोल देंगे। ठीक है, फिर रास्ता दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा करेंगे तो करेंगे। फिर कई बार हम जब ना बोलेंगे राइट कि भाई हमें ये नहीं करना, हमने चलो वकील रख दिया, वो उसने अपना केस ले भी लिया, अब कई चीजों में वो बीच बीच में सिखाएगा ऐसा करो वैसा करो। हम जब ना बोलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई मैंने इतने साल से काम किया है, तुम्हें पता नहीं है, तो जाओ तुम किसी और को ढूंढ लो। अब बीच केस में अपने दूसरों को कहां से ढूंढने जाएंगे? इसलिए हम लोग वहां पे, हम लोग एक तो मेंटल ट्रॉमा ऐसे भी चल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, फाइनेंशियल ट्रॉमा चल रहा है, वो पैसा भी है, वकील की धमकी चालू हो जाएगी, इनडायरेक्ट धमकी, नॉट डायरेक्ट धमकी कि छोड़ दो, मैं किसी और को ले लो, हमको नहीं होता, आप समझते नहीं हो, हम समझाते आपको क्यों नहीं। इसलिए हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि भैया वो जो बोल रहा है हाँ सर बोला, मैं न्याय दिला रहा हूँ तुमको, ये वो ढकना पूछते, इसलिए हम लोग हाँ कर लेते हैं। अब सुनो मैडम प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी उसमें दब जाते हैं। आप समझो इनकी दादागिरी है, आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, इनको बुरा लगेगा, लेकिन जो वकील यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे आपने कितनी बहनों को या भाइयों को धमकाया है कि भैया ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही करना पड़ेगा, तो बेचारा जख मार के, सॉरी मैं आपके उसी तरीके के कदम उठाए, मजबूर कर दिया जाता है आपको इतना। सॉरी इसलिए मैंने बोल दिया। अब मैडम इसे दूसरा पुलिस का बदराश। मैम समाज व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश डालिए, कानून व्यवस्था तो मैं वो डालना चाहती हूँ। नहीं ओके, मैं समाज व्यवस्था हो रही हूँ, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पुलिस का त्रास, चलो इसका भी थोड़ा साइड में ले लेंगे, वरना ये 15 मिनट और बोल सकती हूँ। चलो मैं समाज पे आ जाऊँ। अब मैडम मैं समाज की बात करूँ कि समाज के सम्मेलन होते हैं हमारे गुजरात में, तो आप जानते हो इंडिया भर में ये फलाना समाज, ढकना समाज, पुछड़ा समाज, बरोबर है। अगर आप अभी वोटिंग का इलेक्शन सीजन आएगी, बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, नेताओं को बुलाएंगे, नेता भी आएंगे, सॉरी ऐसे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए मुझे, नेता भी दौड़ दौड़ के आएंगे समाज में, क्योंकि उनको वोट चाहिए।
बरोबर है। अब क्या होगा मैडम कि ये सब बहनें भी सब वो सब आएगी, सब वोटिंग अरे ये सब ये पॉलिटिकल बहनें वो भी आ जाएगी। तो मुझे अब इनको बताना है, इनको इस समाज को बोलना है कि भाई जब हम ये समाज के पास जाते हैं, मैं बताती हूँ कि जब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा में हम समाज के पास जाते हैं, हम कोर्ट में जाना पसंद करते ही नहीं है मैडम। तो समाज के पास जाते हैं भाई इनकी घरेलू हिंसा का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा निपटा दो, तो नहीं, ये तो पर्सनल प्रॉब्लम है रुजन, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन जब इनको वोट चाहिए या ये लोग यही समाज माँ बेटी के सम्मेलन करते हैं, हमारे गुजरात में माँ बेटी के सम्मेलन बहुत होते हैं। क्यों? कि भाई बेटी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, बेटी का पासपोर्ट या बेटा का आधार कार्ड रख दो तिजोरी में ताकि वो कुछ वो फलाना ढेकना, आप समझे ना, वो कर सकते हैं वो लोग, वो पर्सनल में नहीं आता है। लेकिन जब बेटी परेशान होती है, घरेलू हिंसा की वो होती है, तब उसको हेल्प नहीं करते हैं। तो सर यहाँ पे समाज ऐसे तो मोब्बी ये करेंगे वो करेंगे, मोब्बी किस चाल के, जब तुम मेरी बेटी के साथ खड़े नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी भी नहीं, तुम्हारी खुद की समाज की बेटी जब वोट चाहिए तुम खड़े हो जाते कि हमारे समाज के लिए ये नेता अच्छा है या हमारा नेता हमारा कल्याण करेगा उसको वोट दो। लेकिन जब लड़की परेशान होगी तब उसके साथ क्यों नहीं खड़े रहोगे? और मैं लड़की भी, लड़का लड़की कोई भी, माता पिता भी लड़की और लड़के को भड़काते हैं, क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, अब माता भी, हाँ थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। एक बता दूं, आजकल फैशन हो गया है, क्या फैशन हो गया मैं बता दूं एग्जांपल कि सूरत में हमारे ग्रीष्मा केस पता, ग्रीष्मा एक बेचारी लड़की को एक लड़का स्टॉकिंग कर रहा था, तो लड़की ने मम्मी डैडी को बोला। पहले के जमाने में क्या होता था कि मम्मी डैडी को बोले लड़की के भाई ये लड़का परेशान कर रहा है, तो मम्मी डैडी लड़की को घर पे बिठा देते थे। अब हमारी जो राजसी एनजीओ ने ऐसा काम किया है कि भाई लड़के माँ बाप एकदम सक्षम हो गए कि नहीं मेरी बेटी सही है, वो गए लड़के के माँ बाप के पास कि भाई तेरे लड़के को बोल के लड़की को परेशान ना करे। सुनो, फिर जो भी हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर वो लड़के ने, सॉरी मेरे को बहुत गंदा वो सोच के भी मेरा दिमाग हो कि उस लड़के ने भर बाजार पे लड़की का गला काट दिया। आप समझना, अब माँ बाप क्या बोल रहे बताए, मेरे लड़के तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो सर ऐसे बच्चों को तुम पैदा क्यों करते हो? माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूब मरोगे। तुमसे अगर बच्चे कंट्रोल नहीं होते तो मत पैदा करो। तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं डालो तो मत पैदा करो। क्यों पैदा करके उसको, तुम्हारे बच्चे के कारण एक बेचारी लड़की की जान चली गई, क्यों जब बोझ बनाते हो तुम्हारे बच्चे को? ये मुझे पेरेंटिंग के लिए कहना है और मेरे को एजुकेशन सिस्टम के लिए भी कहना है कि ऐसे कहां से संस्कार ये लोग सीख गए हैं भाई कि ये इस तरह का काम कर रहे हैं। अब वो एनिमल जैसी मूवी लोग देखेंगे, या आज वो पुष्पा में मैंने पढ़ा किसी ने कान काट दिया किसी का, ऐसी ये हम ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एवरीवेयर वी हैव फेल्ड, कि अब तो ये फैशन हो गई है, कान काटो गाल काटो जो भी फलाना ढकना, ये कोई सोसाइटी की बात है? और ऐसे बोलोगे कि हम गीता के पाठ पढ़ाएंगे कॉलेज में स्कूल में, पढ़ाओ, मैं तो चाहती हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा दो गीता के पाठ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना तुम सोशल मीडिया कंट्रोल कर पा रहे हो, ना तुम पोर्नो कंट्रोल कर पा रहे हो। आप देखो रेप केसेस में 80% का वो बोलेगा एक्यूज कि हाँ मैंने पोर्नो देखा है, उसकी मोबाइल से पोर्नो निकलेगी। हम तो मैडम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में भी काम कर रहे हैं, वहां से भी हमने पोर्नो निकाले जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है आदमी से। इसलिए मैडम हम इतनी गंदगी में फंस गए हैं कि कोई कहीं अंत ही नहीं है। अंत हो सकता है अगर हम जो शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं ना, शॉक ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुझे अभी भी पता है निर्भया के टाइम पे बड़ी बड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें की थी, कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट है पूछो। दूसरी बात, निर्भया के खुद के भी केस में फास्ट ट्रैक के नाम पे भी 7 के 8 साल के बाद उसको जस्टिस मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कंटाल गए थे कि ये लॉयर लोग कितनी नई नई थियरी करके टाइम बिगाड़ रहे, क्योंकि लूपहोल है, लॉज में लूपहोल है और जज जुडिशियल लॉयरों को पता है। सच बोलो मैडम, थैंक्स टू मीडिया, आज की तारीख में मीडिया के कारण अगर ये तो सुसाइड भाई ने किया जो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उनको लड़ना चाहिए था। और दूसरी बात जो मीडिया उजागर करती है, वरना मेरे पास ऐसे 50 केस है मैडम, मैं तो मीडिया का हाथ जोड़ के कहती हूँ आ जाओ भाई मेरी बहनों को हेल्प कर रहे आ जाओ, क्योंकि मीडिया आती है तो हमारे होम मिनिस्टर आ जाएंगे, चपरबंदी को नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई मीडिया बिना भी एज ए कंट्री, आवर कंट्री शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, नॉट कि भाई हमेशा होम मिनिस्टर आ जाए। जी चलिए इरफान भाई के पास भी चलते हैं। इरफान जी, आप दिल्ली से जुड़े हैं और आप कई वक्त से इन्हीं सारे मुद्दों से डील कर रहे हैं। समाज व्यवस्था में कितनी सुधार, जो सवाल उनसे पूछा था कि माता पिता बहकाते हैं, इस लड़की के भी ससुराल वाले जो थे, लड़के के ससुराल वाले अतुल के, वो उन्हें साथ दे रहे थे। और जहां घरेलू हिंसा का मामला होता है वहां भी लड़के के परिवार वाले जो होते हैं वो मारपीट में साथ देते हैं। परिवार को कितना आगे आना पड़ेगा और हमारे बेटे बेटियों को सुरक्षित करना पड़ेगा। जी मैम, पहली बात तो मैम आजकल मिडिल क्लास परिवारों में सीसीटीवी का जमाना आ गया है, हाथ हाथ में मोबाइल है, तो मारपीट जो है कोई वो प्रोफेशनल पुलिस वाले नहीं है कि ऐसे मारेंगे कि जो है फिर भाई साहब हल्दी मसाला लगाया कि पता ही नहीं चले। तो ये कहने की बातें होती है,
जो है मारपीट अगर कोई करेगा तो उसकी जेल पक्की है मैम, क्योंकि इंजरी दिखती है। जी तो और वैसे केसेज में जहां मारपीट होते हैं वहां पे हमारा एनजीओ भी कहता है कि भाई उसमें तुम प्रॉपर तफ्तीश करो और उसमें तुम जो है ले जाओ ट्रायल में, बयान की बेसिस पे घसीटो, ट्रायल कराओ उसकी, वहां पे जुर्रे कराओ और बात निकलवाओ। लेकिन जहां सबूत ही नहीं होते हैं, मैं बता दूं 95% केस में बिना किसी सबूत के ये एफआईआर होती है, बिना किसी सबूत के ही चार्जशीट होती है। चार्जशीट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही चार्जशीट एफआईआर हुई, पहले तो सबको एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागना पड़ता है, 4 लाख 5 लाख कई बार एंटीसिपेटरी बेल में खत्म हो जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल कैसे लगती है हमें, मामूली सा केस होता है कि भैया पैसे ले रहे हैं, जो है उसके साथ मन नहीं लग रहा है, कहीं और शादी करनी है, तो ये बताता हूँ मैं कैसे केस बनता है। और ऐसे केस बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में किसी को रिहाई नहीं दे सकती है। बोला जाता है कि पंचायत के बहाने लड़के वाले रिश्तेदारों दोस्तों के साथ हमारे घर में आए, हमारी महिलाएं घर पे थी, पुरुष नहीं थे, महिलाओं के साथ उन्होंने गैंगरेप किया, साथ में नेचुरल सेक्स किया, घर में जितने गहने रुपये थे सब लेकर के चंपत हो गए। हमारे यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है, और हम तो और साथ में चुन्नी लगा करके हमारे सबका जो है जान मारने की भी कोशिश की। हम लोक लाज में पड़े रहे, 6 महीने बाद हम जो है आपके यहाँ आए हैं, और मैम उस पे जो है धाराएं लगती है और वो एंटीसिपेटरी बेल भी उनकी खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से। एंटीसिपेटरी बड़ी सारे लोग, अभी जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है मैम। और ये बता दूं, ये एकाध केस नहीं है, हम लोग देखते रहते हैं, ये फोटो कॉपी में चलता है। ये एक जो है टेम्पलेट बना हुआ है, वकीलों के पास सिर्फ नाम पता बदलना होता है। ये बहुत कॉमन है। बिना सबूत के एफआईआर हुई, बिना सबूत के चार्जशीट हुआ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, किसी को चेक करना हो इंडियन कानून की वेबसाइट पे जाकर देख ले, किसी को चेक करना हो तो पुलिस की जो वेबसाइट होती है उस पर जाकर देख ले। एफआईआर के जो फॉर्मेट होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं, सिर्फ नाम पता अलग होता है। चलिए ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम है वो तो गड़बड़ है ही। रुझान जी, हम वैसे वक्त से आगे चले गए, थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो जी, कुछ जोड़ना चाहें। मैडम मैं ये बता, मैंने कहा ड्यू रिस्पेक्ट, ये आदमी को, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो उसमें से हूँ कि न्याय तो मिलना ही चाहिए सर। आई ट्रस्ट माय जुडिशरी। अगर निचली की नहीं तो उचली अदालत पे न्याय मिलना चाहिए। हाँ, पहले पैसे का खर्चा होता है, वो बात सही है, लेकिन इसलिए प्रॉब्लम ये है। लेकिन कुछ मेरे पास डेटा है, मैं बता दूं कि भाई सुसाइड, जो बहनों के सुसाइड होते हैं ना मैडम, मैरिज एंड रिलेशनशिप में से 15,000 के केसेस नोट हुए हैं, और फैमिली की इश्यूज है उसमें से 54,000 केसेस नोट हुए हैं। तो उसमें से 25,000 बहनों की सुसाइड इस पर्टिकुलर, क्योंकि जब रिलेशनशिप और मैरिज हो तो 25,000 बहनों ने सुसाइड किए। तो कहने का ये 2021 का डेटा है, तो कहने का पर्पस 21-22 का डेटा है। तो कहने का पर्पस ये है कि ये जो हुआ गलत हुआ, हमारी बहनें सुसाइड कर रही है, वो भी बहुत ही गलत हो रहा है। इसलिए आप समझो कि हम लोग एज अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं। आज हम ये न्याय मांगने निकले हैं, तो मेरा कहने का ये है कि हर एक आदमी को, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को न्याय मिलना ही चाहिए। और उसके लिए अब पॉइंट ये आ रही है कि उसके लिए मैं हाथ जोड़ के हमारे लॉयरों को कहती हूँ कि भाई, ये बहनों भाइयों पर्सनल केसेस में आप इतना मत कमा लो। आपको जमीन बमीन में कमा लेते हो कमा लो, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी के साथ मत कमाओ। एटलीस्ट वहां आपकी BMW के बारे में मत सोचो। जी, परिवारों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कानून व्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों में ही सुधार लाना होगा, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम इतनी लंबी चल जाती है कि लोग जो है मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। वहीं ये जो समाज व्यवस्था है, जो हम प्रेशर बनाते हैं कि अगर नहीं बन रही है, चल जाए ठीक है, छोड़ दे, उस पर केस कर दे, ये सारी चीजें जो है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो रही है। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, लेकिन समाज व्यवस्था टूट रही है, और इसलिए कानून व्यवस्था को थोड़ा और मजबूत और चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है समाज को शादी की में जो व्यवस्था है उसे बरकरार रखने के लिए भी बहुत आगे आना होगा, और एक गुंजाइश दिखानी पड़ेगी सबको, तभी हम हमारे भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, शादी की व्यवस्था, उसे बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये जो मुद्दा है वो हम सब से जुड़ा हुआ है, भारत देश के साथ जुड़ा हुआ है ये मुद्दा है, और इसीलिए आज इस पर चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। न सिर्फ अतुल जैसे सारे युवाओं को और सारी लड़कियों को जिन्हें घरेलू हिंसा से लेकर अलग अलग मामलों का शिकार बनना पड़ता है, इन सारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और उसके लिए कानून व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त होनी ही चाहिए। समाज व्यवस्था में भी बहुत बड़े
बड़े बदलाव की जरूरत है, तो ही हम अपनी समाज व्यवस्था को बचा पाएंगे। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये जो बातें हैं वो हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें देख रहे हैं डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।